मौका दिया है और यहाँ पर बैठे हुए उस्मानाबाद के जागरूक नागरिक, अब तक आपने जो सुना और बीच में हमारे हजरत ने भी कोई समस्या रखी, तो सब समस्याओं की मैं कदर करता हूँ, सिर्फ एक को छोड़कर। वो एक ये कि यहाँ मुझसे पहले जितने मुकर्रिर आपने बोले, उसमें सिर्फ एक बात निकल कर आ गई, हमने मोदी के विरोध को बोला। हमें मोदी का कोई विरोध नहीं, हमें मोदी की विचार का विरोध है। हमने उसकी विचारधारा को दफन करने का काम किया। हमें मोदी को हटाकर मुनीर को नहीं बैठाना, हमें मोदी की विचारधारा को कुचलना। इस देश के अंदर में आजादी के बाद से लेकर अब तक जो गंगा जमुना तहजीब थी, उसको कहीं तो भी कुचलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। इसलिए हमने उस विचारधारा को दफन करने के लिए अपने वोटों का सही इस्तेमाल किया। और इस भारत देश की खुसूसी तौर पर मुस्लिम जनता ने जो बढ़ चढ़कर वोट देने का काम किया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सब पार्टियों को भी करना चाहिए। जैसा कि मैंने आज जूनियर शरद पवार साहब, गोरे साहब आपको कहा है, तो हम ये सोच के बोल रहे हैं कि हमारे पास शरद पवार है। हम इस पार्टी से, आदरणीय पवार साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये कौम बेइंतहा मोहब्बत करती है। महाराष्ट्र के मुसलमानों का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि इस यकीन के साथ मोहब्बत करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना होने के बाद पूरे मंत्रालय में ऐसा कोई दरवाजा, ऐसा कोई खिड़की, ऐसी कोई चौखट नहीं थी जो मुसलमान अपने हक से, अधिकार से बोल सकता था कि यह हमारी चौखट है। उस मंत्रालय के अंदर में पूरा के पूरा एक विभाग का निर्माण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। आदरणीय पवार साहब को मुसलमानों की दयनीय जो सिचुएशन थी वो जब पता चला, सच्चर समिति की रिपोर्ट आई, तो आदरणीय पवार साहब ने इस मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए, एजुकेशन में आगे आने के लिए, रोजगार में आगे आने के लिए मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना। इन सब का कर्जा रखते हुए फिर जो दर्द अभी आया ना, कादर भाई को नहीं मिला, हमारे मसूद भाई को नहीं मिला, तो उसके लिए सिर्फ हम एक ही बात कहेंगे कि या खुदा और मोहब्बत में असर है कि नहीं, या खुदा और मोहब्बत में असर है कि नहीं, जिस पे मरता हूं मैं उसे मेरी खबर है कि नहीं। हमारी कौम की गौरव फिक्र से फिक्र करना चाहिए आज। और मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहता हूं कि मैं अपने आप को अध्यक्ष समझता ही नहीं, मैं अपने आप को आपके और सरकार के, आपके और पार्टी के बीच का पोस्टमैन समझता हूं। आपने जो यहाँ पर आज प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, ये मैं ऑपरेशन थिएटर में जरूर रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय जयंत पाटिल साहब, पवार साहब के नेतृत्व के अंदर में आने वाले समय में हमें उसका हक मिलेगा। मुंबई प्रदेश कार्यालय के अंदर में मैं आदरणीय जयंत पाटिल साहब को ये बात कह चुका हूँ कि साहब, मैंने अपनी जो 25 साल 30 साल जो पॉलिटिकल जिंदगी गुजारी, हो सकता है 10 साल मैंने नादानी के गुजारे हों, 10 साल समझदारी के गुजारे हों। अभी तो मैंने बोला ना आपको, दिल्ली डंडा से अब क्रिकेट का हूँ, अब नेशनल का, इंटरनेशनल ये सब। क्योंकि बहुत दुख होता है। क्या होता है साहब, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब हम खड़े होते हैं एक जगह में, अमरावती के अंदर में मुस्लिम समाज सम्मेलन था, हमारे आर.आर. पाटिल साहब उस वक्त मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर थे। उस वक्त सिन्नी के नाम से लोगों को बहुत जेलों में खड़ा जाता। मैंने जब अपना परिचय दिया, मैंने बोला क्या आप लोग मुझे जानते हैं? तो बोले हाँ जावेद भाई है। बोला नहीं, जावेद भाई के अलावा मैं पूछूँ। मैं उस वक्त महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग का उपाध्यक्ष था। मैंने बोला इस वक्त मैं महाराष्ट्र अल्पसंख्यक का उपाध्यक्ष हूँ और मैं यहीं नहीं रुकता, इसके ऊपर भी मेरी अपनी पहचान है। मैं राष्ट्रीय लेवल पर देश के उस पर मैं देश का सच्चा और अच्छा नागरिक हूँ, मैं वहाँ पर भी नहीं रुकता। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मेरी अपनी पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उस वक्त बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति थे,
मैंने बोला अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मैं बराक ओबामा का भतीजा हूँ। तो लोग चाहोगे ये कैसी बात करने जा रहे भाई, पागल हो गए। मैंने बोला बराक मोहम्मद हुसैन ओबामा, उसका मैं भतीजा हूँ। ये माइक से चीख चीख के बोल रहा हूँ तो आपको हजम नहीं होता, लेकिन कल किसी समाचार पत्र में छोटा सा लिख कर आ जाए कि जावेद के लादेन से संबंध है तो बहुत जल्दी हजम होगा। ये अफसोस की बात है। हमारी कौम का बच्चा घर में बैठे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, उसे पड़ोस का पान ठेले वाला, चाय की टपरी वाला नहीं पहचानता, उसका संबंध आप अफगानिस्तान और लादेन से मिला देते हो। ये अफसोस है। लेकिन सब वो सिचुएशन को फिर हमारी कौम ने और इस देश के जो सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों ने इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में सरकार को बदलने का काम किया और आज हम टक्कर के बोल रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान होगी। और हम ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो नारे लगाए थे ना कि मुसलमान है, यानी उनकी जो 3 शब्द की जो उनका नाम है बीजेपी, बी से भागो, हमें क्या कहते हैं साहब, बी से भागो, जे से जल्दी और पी से पाकिस्तान। वो हमसे क्या कहते हैं, भागो जल्दी पाकिस्तान। लेकिन संविधान ने वो अधिकार दिया है। हम उनसे कहते हैं हम यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे। अरे तुमसे तादाद में कम है तो क्या डर जाएंगे? और शेर इस्लाम के मैदान में जब बढ़ जाएंगे तुम तो क्या शय हो, हम पहाड़ों से निकलेंगे। आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातों को सुनने का, करने का मन हुआ, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि हमने जो जयंत पाटिल साहब के पास में विश्वास के साथ में कहा कि सरकार ये हमें जो 25 से 30 साल इस राजनीति में चलते चलते हुआ, इन 25 सालों के अंदर में हमने कमिश्नर ऑफिस के और कलेक्टर ऑफिस के बाहर में खड़े रहकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद किया है। लेकिन जिस वक्त हम अपने भाइयों के अधिकार की बात करेंगे और आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े रहकर ये जावेद हबीब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे इंशाअल्लाह। अभी आपने देखा है साहब, एक्चुअल जमीन पे काम करने वाले लोगों ने इस लोकसभा के अंदर में अपना परिचय दिया। पहले आपके पास में बहुत सिकंदर थे, बहुत सारे कलंदर थे। मेरा ये मानना है कि वो सिकंदर और कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता। असली घी, देसी असली घी जो है वो बनिया की दुकानों में नहीं मिलता, ये गरीबों के झोपड़ों में मिलता है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 25 सालों के अंदर में 4 से 6 खासदार के ऊपर नहीं दी, ये सामान्य कार्यकर्ता जब झपुड़ी वाला अपने घर से निकला तो इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 8 खासदार मिले। उसके अंदर नवाब मलिक का कहीं कोई योगदान नहीं है, हसन मुशर्रफ साहब का कहीं कोई योगदान नहीं है। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए बनता है। और उसी विश्वास के साथ मैंने आपको जो बोला ना कि या खुदा और मोहब्बत में ऐसा है कि नहीं, जिसमें मरता हूं मैं उसे मेरी खबर है कि नहीं। दूसरी बात हमारे भाई ने हमारे मसूद भाई के लिए की है। मैंने आपको विश्वास दिलाया और सबके सामने बोला, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब जिनको मैंने तस्लीम किया है, हम उनके सामने रखा। और एक सबसे बड़ी बात जो उस्मानाबाद के अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं बन रही, उसका 1 मैन वर्सेस ऑल राष्ट्रवादी, तो उसको हटाने के लिए जो मैं कल रात से लेकर अब तक जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, वो कहावत सुनी होगी ना आपने, एक जादूगर की जान तोते में लटकी हुई थी। मुझे पता चला कि सुबह में तोता मुझे मिल गया। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि अब वो उसकी गर्दन मरोड़े और सही मानों में राष्ट्रवादी के ये जो खंबीर किला है उस्मानाबाद, उसको जिंदा करने ये पूरे लोग आपके साथ में सक्षम है, बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात एक बहुत छोटा सा रोना रो रहे थे कि भाई वो राणा साहब चले गए, राणा साहब चले गए। सब आप सोच रहे हो, आज से कई 100 साल पहले मुगलों ने भी राज किया था,
वो भी कहीं तो भी पूर्वज थे हमारे, उन्होंने जब छोड़कर चले गए उसके बाद में हमने अपने अस्तित्व को जिंदा रखा। तो ये लाला जी के बाद की बात क्या है? वजूद को तराशना चाहिए। मेरा मानना यह है, पवार साहब, अब गोरे साहब को नहीं बंद कर देता, मेरा मानना यह है पवार साहब कि यहाँ पर ये जो बैठे हैं ना लोग, ये हमारे तौफीक भाई ने एक एक चराग लहू से सजाए, एक एक चराग लहू से सजाए हैं, जुगनू पकड़ के इसने उजाला नहीं किया। ये चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए। और हम पवार साहब और हम ये पूरे समाज के बीच में, हम दोनों के बीच का वकील आपको यहाँ पर आज मुकर्रर करते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, समाज के इस दर्द को पवार साहब के पास में थोड़ा सा रखने की आप कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दूसरा, समय बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा आप लोगों से टाइम नहीं लूँगा। रहा सवाल उस संघी विचारधारा को कुचलने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, हमें उनके विचारों को कुचलना है। हमें मोदी से बिल्कुल डर नहीं लगता, उससे तो हम बाजार मुर्गी सामान खा सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। हमें ये देखो साहब, जिस हिसाब से वो समाज के अंदर में नफरत फैला रहा है, इस नफरत के अंदर में मेरे राहत इंदौर साहब का एक शेर मुझे याद आ गया कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, इस गली में अकेले हमारा मकान थोड़ी है। इस देश के अंदर में जमहूरियत को, भाईचारे को जिंदा रखने का काम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में भी जिस तरीके से आपने आज साथ दिया, अभी आप ही ने तो खुद इतिहास बताया है, और कांग्रेस का साहब आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक बहुत अच्छा ग्राफ चल रहा है। उस ग्राफ के बीच में एक ऐसी अप्रिय घटना हुई जिसको आप बाबरी मस्जिद की शहादत है। 92 के बाद से जब मुसलमानों ने सोचा कि भाई हमने इनको पूरा अपना लहू लगाकर सत्ता में बिठाया और ये हमारी एक मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सके, तो उसके बाद सत्ता से उतारने का काम यही समाज ने किया और वापस वो समाज उसको बैठाने के लक्ष्य पर लग चुका है। तो लेकिन अगर उसमें भी अगर समाज को कहीं तो भी दरकिनार किया जाएगा, ये बहुत जागरूक मुसलमान है, ये आप अनपढ़ जाहिल सवाल नहीं रहेंगे, ये बहुत एजुकेटेड है, क्योंकि हमारे समाज की वो ताकत है और वो काबिलियत है। जब ये बजाने लगता है ना तो यार रहमान तक पहुंच जाता है, जब ये एक्टिंग करने लगता है ना तो सलमान खान बन जाता है, और जब ये साइंस पढ़ने लगता है ना तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। आज हम जरूर हैं कि हमारे पास आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। ये हमारी क्या बोलना चाहिए उसको, DNA है, बुनियाद है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी ताकत के साथ महाविकास और इंडिया आज़ादी के साथ खड़े रहेंगे। देने वाली जात वो है, राजनीति में कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध पिलाती नहीं, हम ऐसे रोते और बिलखते रहेंगे, अपनी मोहब्बत का बार बार एहसास दिलाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे इसके विपरीत कि आप भी उतने ही प्यार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग में खुसूसी तौर पर मुस्लिम समाज का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी बहुत पूरे महाराष्ट्र के अंदर में गड़बड़ चल रही है, हम किसी गड़बड़ पर, मिर्जा गालिब का एक शेर है कि यादें माजी अजाब है यारा, अब हमें नया देश बनाना है, नया हिंदुस्तान बनाना है। यादें माजी अजाब है यारब, मुझसे छीन ले हक मेरा। हम एक नए दिशा में जा रहे हैं। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे और सूद समेत हमारे ऊपर किए हुए अत्याचारों का हिसाब आज से 3 महीने बाद महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद हम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब से अपेक्षा रखते हैं कि वो विशाल करके, आज मैं नहीं बोलूँगा कि इसको उठाओ इसको बिठाओ, क्योंकि बुढ़ा के जाने के बाद पिज्जा खिलाएंगे वो, तो क्यों पकड़ के मत पकड़ो। अभी हमारा वक्त आया, आने दो, अभी तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा कि हमने मोदी जी को समझा चुके हैं। इसीलिए आज से 3 महीने में हमें थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखना है। विधानसभा बहुत नजदीक है, ये थोड़ी देर की टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है ना,
जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसानी, तो हम सिर्फ ये 3 महीने सावधानी पूर्वक रखें, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके मसूद भाई के नाम के आगे अल्लाह ने चाहा तो जावेद हबीब की जितनी औकात है पूरी लगा देगा, और उनके सामने 3 मुंडी लगाने का काम हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी हमने हमारे भाई इनका क्या नाम है, नसीर साहब बर्फी वाले को हम महाराष्ट्र प्रदेश का हमारे कांधे से कांधा मिलाकर चलने का जिम्मा देते हैं। उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव मैं यहाँ घोषित करता हूँ, और आप लोगों से ताली बजाए। अल्फाजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और बार बार मिलने का वादा करके आपसे जाता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाली विधानसभा में हम जरूर मिलेंगे। सिर्फ आप लोगों को एक ताकीद करता हूँ कि आप अपने आपस के अंदर में ऐसे मोहब्बत और इखलाक का जुनून लगाएं। एक मोहब्बत के ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, याद आ गई है मुझे, तो मैं बोली देता हूँ कि मोहब्बत अपने अंदर कैसी होना चाहिए। क्या होता है, जावेद भाई नजदीक दिखते पवार साहब से तो जलील भाई को गुस्सा आता, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, उस पर भरोसा रखने वाले हैं। मेरे मुकद्दर में अगर अल्लाह ने कुछ लिख दिया है तो किसी की औकात नहीं उसमें से बाल भी ले ले, और किसी के मुकद्दर में लिखा है तो जावेद हबीब की औकात नहीं उसमें से बाल भी ले ले। तो इसके लिए हमें आपस में कैसी मोहब्बत होना चाहिए, एक मोहब्बत का वाक़या सुनाता हूँ और अपनी बातों को खत्म करता हूँ। मोहब्बत कैसी होना चाहिए, एक शायर की एक प्रेमिका रहती, एक शायर की एक प्रेमिका रहती और इत्तेफाक से वो लंगड़ी रहती। तो वो शायर को उसके दोस्त लोग चिढ़ाते हैं कि यार तेरी प्रेमिका तो लंगड़ी है, लंगड़ी है, लंगड़ी है, लेकिन देखो मोहब्बत का जुनून। और फिर वो शायर तो शायरी में जवाब देगा, वो कहता है कि कौन कहता है मेरी महबूबा लंगड़ा के चलती है। वो शायर क्या कहता है, कौन कहता है मेरी महबूबा लंगड़ा के चलती है। अरे वो तो जुनून इश्क में लहरा चुका। ऐसी मोहब्बत आपको हमारे बीच, हम सब एक दूसरे भाइयों के बीच रहना चाहिए। इसी विश्वास के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। वीर महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.